क्या हो अगर मानसिक तनाव और दिन भर की उलझनों का सबसे असरदार इलाज कोई महंगी थेरेपी या मेडिटेशन रिट्रीट ना हो, बल्कि किचन का सिंक हो। मतलब अक्सर यही माना जाता है ना कि घर की साफ सफाई दुनिया का सबसे थकाऊ और नीरस काम है। बिल्कुल, एक ऐसा काम जिसे बस किसी तरह जल्दी से खत्म करना होता है। हाँ, एकदम सही। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम एक बिल्कुल ही विपरीत और वाकई हैरान करने वाले नजरिए पर बात करने वाले हैं। जो लोग लगातार नई जानकारी ग्रहण करते रहते हैं, जिनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। हाँ, जो हमेशा व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल, ऐसे व्यस्त मस्तिष्कों के लिए घर का बिखराव सिर्फ गंदगी नहीं है, वो एक कॉग्निटिव लोड है। मतलब एक तरह का मानसिक बोझ है। वो है साल 2019 में प्रकाशित हुई एक बेहद लोकप्रिय किताब, हिंच योरसेल्फ हैप्पी, द जॉय ऑफ अ स्पार्कलिंग होम। क्या बात है। हाँ, और इसे सोफिया हिंचक्लिफ ने लिखा है, जिन्हें डिजिटल दुनिया में लोग प्यार से मिसेस हिंच के नाम से जानते हैं। 29 साल की इस लेखिका ने सफाई को बोरियत से निकालकर एक माइंडफुलनेस अभ्यास में बदल दिया है। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। क्या साफ करना है से ज्यादा इस बात पे जोर देती है कि क्यों और कैसे साफ करना है। हाँ, मतलब इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। हाँ, मनोविज्ञान। हाँ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई इंसान अपने आसपास के भौतिक वातावरण को व्यवस्थित कर रहा होता है ना, तो वो वास्तव में एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। ये सिर्फ पूंछा लगाने की बात नहीं है। तो मतलब ये दिमाग को शांत करने से जुड़ा है। बिल्कुल, ये बाहरी नियंत्रण के माध्यम से आंतरिक शांति स्थापित करने का एक तरीका है। अक्सर हम सब जानकारी के ओवरलोड और अनिश्चितता से घिरे रहते हैं। अरे हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में इतना कुछ चलता रहता है। सही कहा। तो ऐसे में घर का वो छोटा सा कोना जिसे साफ करके चमकाया गया है, वो दिमाग को सीधा ये संदेश देता है कि कम से कम इस एक चीज पर मेरा पूरा नियंत्रण है। ये नियंत्रण वाली बात बहुत सटीक बैठती है, और मुझे लगता है इसी नियंत्रण को स्थापित करने के लिए सबसे पहला कदम बताया गया है ऑटो पायलट मोड से बाहर आना। हाँ, वो बहुत जरूरी हिस्सा है इस किताब का। मतलब अक्सर लोग बस एक कपड़ा उठाते हैं और बिना सोचे समझे जो सामने दिखा उसे पोंछना शुरू कर देते हैं। लेकिन लेखिका इसके बजाय घर का टूर करने की सलाह देती हैं। घर का टूर? हाँ, मतलब सफाई शुरू करने से पहले पूरे घर का एक चेतन अवलोकन करना, ये देखना कि वास्तव में घर के किस हिस्से को ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर इस ऑटो पायलट मोड के नुकसान को हम गहराई से समझें तो ये असल में ऊर्जा की सबसे बड़ी बर्बादी है। कैसे? देखिए, जब बिना किसी रणनीति के सफाई की जाती है तो इंसान अक्सर उन जगहों को नजरअंदाज कर देता है जहां सच में कीटाणु पनप रहे हैं। ओह, अच्छा। और उन सतहों को बेवजह रगड़ता रहता है जो पहले से ही साफ है। तो घर का टूर करना एक तरह से स्थिति का मुआयना करना है। हाँ, एक रणनीति बनाना। बिल्कुल। ये दिमाग को वर्तमान क्षण में ले आता है। एक बार जब ये पता चल जाता है कि असल समस्या कहाँ है, तो ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है यार, जैसे कोई वीडियो गेम खेलते समय बिना कॉम्बो जाने बस सारे बटन एक साथ दबाता रहे। मतलब मेहनत पूरी लगेगी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, बहुत सही उदाहरण है ये। हाँ, जबकि घर का टूर करना उस डॉक्टर की तरह है जो मरीज को सिर्फ अंदाजे से दवाई देने के बजाय पहले नब्ज चेक करता है, असली बीमारी समझता है और फिर एकदम सटीक इलाज करता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन स्रोत में एक और बात है जिस पर मुझे थोड़ी सी उलझन हुई। इसमें टू डू लिस्ट बनाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। टू डू लिस्ट? हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि सफाई के लिए लिस्ट बनाना मतलब एक तरह से अपने काम को और बढ़ा लेना है। क्या सच में कागज पर निशान लगाने से शारीरिक थकान और बोरियत को कम किया जा सकता है? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है। मतलब पहली नजर में लिस्ट बनाना एक अतिरिक्त काम ही लगता है, लेकिन अगर हम इसकी न्यूरोसाइंस को गहराई से समझें तो कहानी बिल्कुल अलग है। अच्छा, न्यूरोसाइंस कैसे जुड़ता है इससे? जब इंसान के सामने एक बिखरा हुआ कमरा होता है तो उसका दिमाग उस पूरे बिखराव को सिर्फ एक काम के रूप में नहीं देखता। तो वो उसे कैसे प्रोसेस करता है? वो उसे सैकड़ों छोटे छोटे खतरों या अधूरी जिम्मेदारियों के रूप में प्रोसेस करता है। इससे डिसीजन फैटीग पैदा होती है, यानी निर्णय लेने की थकान। ओह, मतलब दिमाग थक जाता है ये सोचकर कि कहां से शुरू करें? बिल्कुल। दिमाग ये तय ही नहीं कर पाता कि शुरुआत कहां से की जाए। एक टू डू लिस्ट इस पूरी उलझन को एक झटके में खत्म कर देती है।
मतलब वो लिस्ट उस भारी भरकम कॉग्निटिव लोड को दिमाग की मेमोरी से निकालकर सीधे कागज पर शिफ्ट कर देती है। एकदम सही। ये दिमाग की रैम को खाली करने जैसा है। और मजे की बात यह है कि जब उस लिस्ट के किसी छोटे से काम पर टिक लगाया जाता है, हाँ, वो जो संतुष्टि मिलती है टिक लगाकर, बिल्कुल, वो संतुष्टि असल में डोपामाइन नाम का रसायन रिलीज होने के कारण होती है। ये एक रिवॉर्ड केमिकल है। क्या बात है। हाँ, पूर्णता या एक ही दिन में पूरे घर को चमकाने के असंभव लक्ष्य के पीछे भागने के बजाय ये तरीका छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने का मौका देता है। छोटे छोटे कदम। यही डोपामाइन लूप इंसान को थकावट के बावजूद अगला काम करने के लिए अंदर से प्रेरित करता है। तो अब जब ये डिसीजन फटीग और मानसिकता का पूरा खेल समझ आ गया है, तो उन जगहों की बात करते हैं जो असल में घर के सबसे बड़े विलन माने जाते हैं। मैं समझ गया इशारा किस तरफ है। हाँ। बाथरूम और किचन। हाँ। मतलब इन जगहों का नाम सुनते ही अक्सर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल, ये सबसे मुश्किल हिस्से होते हैं। स्रोत सामग्री में बाथरूम की सफाई की शुरुआत हमेशा बाथटब या नहाने की जगह से करने की सलाह दी गई है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? नहाने की जगह को ग्राउंड जीरो मानने का एक बहुत ही ठोस माइक्रोबायोलॉजिकल कारण है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, नहाते समय शरीर से निकलने वाले प्राकृतिक तेल, मृत त्वचा कोशिकाएं और साबुन का झाग, ये सब मिलकर एक ऐसी परत बनाते हैं जो कीटाणुओं के पनपने के लिए एकदम सही वातावरण है। सुनने में कितना अजीब लग रहा है। हाँ, और निचले हिस्से की इस भारी चिकनाई को तोड़ने के लिए शक्तिशाली डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है। जो इसलिए वहां से शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल। जब इस सबसे मुश्किल हिस्से को पहले साफ कर लिया जाता है, तो बाकी का बाथरूम जैसे नल की टोटी या टाइल्स को स्क्रबर से मांजना अपेक्षाकृत बहुत आसान लगने लगता है। और टॉयलेट की सफाई के बारे में भी कुछ खास नियम है ना? हाँ, टॉयलेट को हमेशा सबसे अंत में साफ करना चाहिए, और वो भी एक खास क्रम में। पहले ऊपरी हिस्सा, फिर बाहरी हिस्सा। इससे क्रॉस कंटामिनेशन यानी एक जगह के कीटाणुओं का दूसरी जगह फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है। और यहीं पर वो कारण और प्रभाव का विजुअलाइजेशन काम आता है, जिसके बारे में किताब में लिखा है। हाँ, कारण और प्रभाव। अक्सर जब कोई बाथरूम के फर्श को रगड़ रहा होता है तो प्रेरणा एकदम से खत्म होने लगती है। लेकिन स्रोत में बताया गया है कि सफाई करते समय ये कल्पना करनी चाहिए कि जब ये टब या बाथरूम पूरी तरह चमक जाएगा और इसमें नहाने का मौका मिलेगा, बिल्कुल, तब दिन भर की सारी थकान कैसे मिट जाएगी। मतलब ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक उपकरण है, अपनी अभी की मेहनत को भविष्य में मिलने वाले सुख से सीधा जोड़ देना। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो वो कष्ट सहने लायक बन जाता है। और यही मानसिकता किचन पर भी पूरी तरह लागू होती है। हाँ, किचन तो घर का वो हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा हलचल होती है। बिल्कुल। और किचन में सफाई की शुरुआत फ्रिज से करने की बात कही गई है, जो मुझे सच में बहुत तार्किक लगी। एक दिलचस्प सुझाव ये है कि सफाई से पहले फ्रिज का तापमान कम कर देना चाहिए या उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक बहुत शानदार है। हाँ, लॉजिक ये है कि ठंडक में जो भी गिरे हुए लिक्विड या चाशनी जैसी चीजें जम गई हैं, तापमान बदलने पर उनका गाढ़ापन कम हो जाता है, उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। एकदम सही। और फिर वे आसानी से बाहर आ जाती हैं। उसके बाद शेल्फ्स को गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर हवा में सुखाना। यहाँ हवा में सुखाना यानी एयर ड्राई करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कदम है। वो कैसे? लोग तो अक्सर कपड़े से पोंछ देते हैं तुरंत। वही तो गलती है। अक्सर लोग शेल्फ्स को धोने के तुरंत बाद किसी कपड़े से पोंछ देते हैं। ऐसा करने से उस कपड़े में मौजूद अदृश्य बैक्टीरिया सीधे उन साफ और स्टेरिलाइज्ड सतहों पर वापस आ जाते हैं जहां खाना रखा जाना है। ओह, मतलब सारी मेहनत बेकार। बिल्कुल। हवा में सूखने देना इस खतरे को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके अलावा किचन में एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। कौन सी जगह? वो है सिंक के नीचे का हिस्सा। अरे बाप रे, सिंक के नीचे की जगह, वो अंधेरी और नमी वाली गुफा जहाँ जाने का मन किसी का नहीं करता। हाँ, और वो अंधेरा और नमी ही असली समस्या है। ऐसा वातावरण फफूंद और खतरनाक कीटाणुओं के पनपने के लिए किसी स्वर्ग के समान है। इसलिए वहां सिर्फ कपड़े से पहुंचना काफी नहीं होता। तो वहां क्या करना चाहिए? वहां गर्म पानी और कड़े स्क्रबर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, ताकि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जड़ से खत्म किया जा सके। बिल्कुल। इसके साथ ही किचन को सिर्फ साफ नहीं बल्कि कार्यात्मक बनाना भी बहुत आवश्यक है। स्रोत में हुक्स या क्लिप्स के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, चीजों को टांगने के लिए। जी, जब हर चीज की एक तय जगह होती है और कोई भी कोना ओवरक्राउडेड नहीं होता, तो काम करते समय संज्ञानात्मक घर्षण बहुत कम हो जाता है।
कार्यात्मक व्यवस्था से काम की उलझन सच में कम होती है। अब जब घर के इन दिग्गजों की भारी भरकम सफाई हो गई है तो उस रसायन विज्ञान की ओर मुड़ते हैं जो रोजमर्रा की सफाई को जादू में बदल देता है। बिल्कुल, केमिस्ट्री का जादू। हाँ, यहाँ पर एक बात जो बहुत ही दिलचस्प है वो है ड्रेन की सफाई का विज्ञान। अच्छा। स्रोत में बेकिंग सोडा और व्हाइट विनेगर के मिश्रण की बात की गई है। मतलब ये सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है, ये एक पूरा केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट है। अगर हम इसके रसायन विज्ञान को समझें तो बेकिंग सोडा एक बेस यानी क्षारीय पदार्थ है और व्हाइट विनेगर एक एसिड है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एक तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। अच्छा, वो जो बुलबुले उठते हैं। बिल्कुल, वो जो फेज या बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं वे असल में बहुत काम के हैं। ये फेज ड्रेन के अंदर जमी हुई ग्रीस और गंदगी को यांत्रिक रूप से तोड़ने का काम करता है। क्या बात है। इसे लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देने से गंदगी अपनी पकड़ छोड़ देती है और फिर ऊपर से खौलता हुआ गर्म पानी डालने से सारी रुकावट बह जाती है। और बेकिंग सोडा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बाजार में मिलने वाले रूम फ्रेशनर की तरह बदबू पर सिर्फ एक खुशबूदार परत नहीं चढ़ाता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये बदबू पैदा करने वाले अणुओं को जड़ से खत्म करता है, चाहे वो फफूंद की महक हो या यूरिन की तीखी बदबू। ये वाकई एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। बिल्कुल। खैर, इसके बाद कपड़े धोने यानी लॉन्ड्री की बात आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कपड़ों को जितना रगड़ेंगे वे उतने साफ होंगे, लेकिन स्रोत इसके सख्त खिलाफ है। फैब्रिक की अखंडता को समझना बहुत जरूरी है। फैब्रिक की अखंडता मतलब कपड़ों को बहुत ज्यादा रगड़ने से उनके रेशे टूट जाते हैं और उनकी चमक हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए अच्छे डिटर्जेंट, स्ट्रेन रिमूवर और कंडीशनर के सही संतुलन पर जोर दिया गया है। केमिकल्स को अपना काम करने देना चाहिए। बिल्कुल, रसायन को अपना काम करने देना चाहिए, न कि शारीरिक ताकत को। और इसमें एक बहुत ही अहम नियम है, किचन के कपड़ों को रोजाना धोना। हाँ, क्योंकि किचन के कपड़े नमी और खाने के कणों को सोखते हैं, जो बैक्टीरिया के लिए एक बुफे की तरह है। हाँ, बुफे, सही कहा। रोज उन्हें धोना तो एक बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकता है, लेकिन इन सब दैनिक कामों से भी ज्यादा गहरा प्रभाव जो डालता है वो है इवनिंग रूटीन यानी रात की सफाई। इवनिंग रूटीन बहुत जरूरी है। स्रोत में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि रात की अच्छी नींद और अगले दिन की ऊर्जा सीधे तौर पर रात के रूटीन से जुड़ी है। रात का रूटीन असल में स्लीप हाइजीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्लीप हाइजीन। उदाहरण के लिए स्रोत महीने में कम से कम एक बार गद्दे की गहरी सफाई की बात करता है। गद्दे को वैक्यूम करना, उस पर बेकिंग सोडा छिड़ककर थोड़ी देर छोड़ना, फिर दोबारा वैक्यूम करना। इसका क्या कारण है? कारण ये है कि सोते समय इंसानी शरीर लगातार पसीना और मृत त्वचा छोड़ता है, जिससे गद्दा सोखता रहता है। बेकिंग सोडा इस फंसी हुई नमी और सूक्ष्म बदबू को सोख लेता है। ओह, तो बेकिंग सोडा यहाँ भी काम आता है। हाँ, एक साफ नई चादर बिछाना सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक ऐसा वातावरण बनाना है जो नर्वस सिस्टम को शांत कर सके, ताकि गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद आ सके। और रात में ही अगले दिन की तैयारी कर लेना, जैसे सोफे पर फैब्रिक स्प्रे छिड़कना, तकियों को झाड़ना, पर्दों को सही जगह पर सेट करना। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे कोई अपने आने वाले कल के लिए एक तोहफा तैयार कर रहा हो। इन्हें हम माइक्रो एफर्ट्स या सूक्ष्म प्रयास कह सकते हैं। सूक्ष्म प्रयास बहुत अच्छा शब्द है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रात में किए गए ये छोटे छोटे काम भविष्य के प्रति दयालु होने का एक तरीका है। सुबह उठने पर जब एक साफ, व्यवस्थित और खुशबूदार कमरा मिलता है तो दिन की शुरुआत ही अलग होती है। बिल्कुल, दिन की शुरुआत किसी पुरानी उलझन को सुलझाने से नहीं होती, बल्कि एक साफ स्लेट से होती है। ये इंसान के मूड और उसकी उत्पादकता पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक साफ स्लेट से दिन की शुरुआत करना, ये विचार ही अपने आप में कितना राहत भरा है। हाँ, बहुत राहत भरा है। तो अब हम घर के उस केंद्र की तरफ बढ़ते हैं जो आराम और मेहमानों के स्वागत दोनों का मुख्य अड्डा है, लिविंग रूम। लिविंग रूम घर की जान। और इस लिविंग रूम का जो कमांड सेंटर होता है वो है वहां रखा काउच या सोफा। काउच वो जगह है जहां सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है, चाहे वो टीवी देखना हो, किताब पढ़ना हो या यूं ही आराम करना हो। सही बात है। स्वाभाविक रूप से वहां धूल, कीटाणु और पालतू जानवरों के बाल सबसे ज्यादा जमा होते हैं, इसलिए कुशन हटाकर कोनों को वैक्यूम करना सबसे पहला कदम है। और इसके बाद जो तरीका बताया गया है वो सफाई को एक शारीरिक मेहनत से बदलकर एक संवेदी अनुभव में तब्दील कर देता है। संवेदी अनुभव? हाँ, काउच को साफ करने के लिए एक सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। स्रोत में इसे इस तरह से समझाया गया है कि ब्रश को
इतने आराम से चलाना चाहिए जैसे किसी पालतू जानवर को सहलाया जा रहा हो। ये तुलना बहुत ही खूबसूरत है ना? फिर लेटेक्स ग्लव्स पहनकर गर्म पानी, डिटर्जेंट और कंडीशनर के घोल में एक सफेद कपड़े को डुबोकर स्क्रब करना। ये एनालॉजी मुझे बहुत प्रभावशाली लगी। सफाई की हिंसक रगड़ाई को एक ध्यानपूर्ण स्पर्श में बदल देना। और यहाँ सफेद कपड़े का इस्तेमाल कोई संयोग नहीं है। अच्छा, इसका भी कोई कारण है? बिल्कुल, ये एक विजुअल फीडबैक लूप तैयार करता है। विजुअल फीडबैक लूप? हाँ, जब सफेद कपड़े पर गंदगी बाहर आती हुई साफ साफ दिखती है तो वो दिमाग को तत्काल संतुष्टि देती है कि की गई मेहनत रंग ला रही है। आहा, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एकदम सही। और जो नियम काउच पर लागू होता है वही कारपेट पर भी लागू होता है। एक शानदार और साफ सुथरा कमरा सिर्फ एक गंदे बदबूदार कारपेट की वजह से पूरी तरह से अपनी चमक खो सकता है, जबकि एक साधारण सा कमरा एक ताजे महकते हुए कारपेट से खिल उठता है। कारपेट को भी उसी सफेद कपड़े और घोल से स्क्रब करने की सलाह दी गई है। लेकिन चूंकि ये एक भारी शारीरिक काम है जिसमें मांसपेशियों की ताकत लगती है, स्रोत में इस दौरान अपनी पसंद का म्यूजिक सुनने की बात कही गई है। म्यूजिक का इस्तेमाल यहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। तो और क्या फायदा है इसका? शारीरिक मेहनत वाले काम के दौरान संगीत सुनने से दिमाग में एंडोर्फिन्स का स्राव होता है। ये एंडोर्फिन्स प्राकृतिक दर्द निवारक का काम करते हैं और थकान के एहसास को कम करते हैं। वाकई म्यूजिक में बहुत ताकत होती है। बिल्कुल। जब कोई थका हारा बाहर से आता है और एक साफ ताजे महकते हुए काउच पर बैठता है तो वो सफाई सीधे तौर पर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद करती है। तो अगर इस पूरे गहन चर्चा के सार को एक धागे में पिरोया जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सफाई कोई उबाऊ या सजा देने वाला काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ईंट और सीमेंट के ढांचे को एक सुरक्षित, आरामदायक और खुशबूदार घर में बदलने की एक कीमिया है। स्रोत में एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह भी दी गई है, सफाई के पहले और बाद की तस्वीरें खींचना। हाँ, बिफोर एंड आफ्टर पिक्स। ये तस्वीरें उस डोपामाइन हिट को और बढ़ा देती हैं और अंत में एक कैंडल जलाकर उस साफ माहौल का आनंद लेना अपने आप में एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे महत्वपूर्ण सीख मिलती है वो ये है कि दुनिया का कोई भी काम अपने आप में उबाऊ नहीं होता। सही कहा। ये सिर्फ इंसान के नजरिए पर निर्भर करता है। जब हम पूर्णता के असंभव बोझ को छोड़कर प्रक्रिया में एक लय ढूंढते हैं तो सबसे नीरस काम भी ध्यान और शांति का माध्यम बन सकता है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर हम सबको जरूर गौर करना चाहिए। हमने देखा कि कैसे सफाई जैसे रोजमर्रा के काम को देखने का नजरिया बदलने से वो मानसिक शांति और खुशी का स्रोत बन सकता है। वाकई। तो जरा सोचिए, जीवन में ऐसे और कौन से उबाऊ रूटीन या काम है, चाहे वो ट्रैफिक में घंटों गाड़ी चलाना हो या रोजमर्रा का कोई ऑफिस का काम, जिन्हें एक छोटी सी सोच बदलकर बोझ के बजाय एक बेहतरीन माइंडफुलनेस अभ्यास में बदला जा सकता है। बहुत गहरा सवाल है ये। शुरुआत में गंदे बर्तनों के जिस पहाड़ की बात हुई थी वो असल में कोई पहाड़ नहीं है, वो तो बस शांति और स्पष्टता की तरफ ले जाने वाली सीढ़ियां हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।